और 2024 में क्या अमरप्रीत सिंह काले चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से शहर की जनता अगर चाहेगी, जो यहाँ के नौजवान हैं, हमारे परिवार को यहाँ 100 बरस से ज्यादा हो गए जमशेदपुर की। सरयू राय जी की जीत और रघुबर दास जी जो मुख्यमंत्री उनकी हार में आपकी भूमिका है। इसके बाद पार्टी से निष्कासन भी किया जाता है, सच्चाई क्या है? देखिए, जमशेदपुर की जनता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, आप प्रेस वाले सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उसमें मेरा नाम लगाना और मुझे पार्टी से निष्कासित करना, मैं आज भी अपने आप को पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और आने वाले भविष्य में भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में एक वीडियो वायरल होता है जब 2019 आता है, धीरे धीरे आप लोगों की खटास जो रिश्ते हैं उसके बारे में, कि दुर्गा पूजा का पंडाल का मंच होता है, आप वहां पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंचते हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही वो मंच पर चढ़ते हैं बाकी लोगों से हाथ मिलाते हैं उस मंच पर, फिर आप बैठे हैं पीछे, आपसे नजर मिलता है और वापस चले जाते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मुझे देख करके वो यू टर्न लेकर के गए हैं, जैसा कि अखबारों में और बाकी चीजों में दिया था। हमारे सीनियर नेता हैं माननीय रघुवर दास जी, और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है और अभी गवर्नर हैं उड़ीसा के, और मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई सत्यता है। अमरप्रीत सिंह काले को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी उनके नजदीकी और करीबी माना जाता है, उसका कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? देखिए, फायदा नुकसान की बात, मैं अमरप्रीत सिंह काले ने कभी व्यक्तिगत रिलेशन पे फायदा नुकसान नहीं देखा। अगर मेरा किसी का साथ रिलेशन है तो कितना नुकसान हो जाए, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और एक तरीके से पिच सेट हो चुका है। हम भी चुनावी चर्चा के लिए बैठे हैं और हमारे साथ आज स्पेशल जो गेस्ट है अमरप्रीत सिंह काले हैं। सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं उसे हम जरूर पूरा करते हैं। कई तरह के संस्थाएं चलाते हैं, जिससे जितना मुझे जानकारी है, अर्पण संस्था जो रक्तदान के साथ साथ लोगों को एम्बुलेंस सेवा हो, तमाम तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। एक तरफ नमन जिसमें तिरंगा यात्रा निकलता है और शहीद जो इस देश के शहीद हैं उनको जो है एक तरीके से नमन संस्था के माध्यम से उन शहीदों को याद करना, श्रद्धांजलि देना और आज के युवाओं के बीच में जन जागरण करना। जो हर हर महादेव संघ है, वो सावन के मेले में जिस तरीके से शिव भक्तों को उनको जो है झुमाया जाता है, उसके माध्यम से भक्ति का जो एक अलग जगाया जाता है, तो कई तरह के एक्टिविटी में एक तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन बात यहाँ विधानसभा की है, तो सबसे पहले हम विधानसभा चुनाव पर चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए आपका सर धन्यवाद। आपने वक्त दिया। शुरुआत वहीं से करते हैं कि 2024 का ये विधानसभा चुनाव जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से धीरे धीरे रंग पकड़ रहा है। सभी जो संभावित कैंडिडेट हैं उन लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी कड़ी में आपसे भी हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और 2024 में क्या अमरप्रीत सिंह काले चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए, वहाँ के नौजवानों के भविष्य के लिए, वहाँ के औद्योगिकरण के लिए, राज्य के जन कल्याण के लिए विधानसभा चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा में अच्छे लोग चुन करके जाएं, जनहित और कल्याणकारी योजनाओं को सम्मुख रखते हुए कार्य करें, भ्रष्टाचार से समझौता ना करें, नौजवानों की पीड़ा को समझें, जिस जगह से चुन करके गए वहां के मूलभूत सुविधाओं, कई प्रकार की जो समस्याओं को विधानसभा में, उस मंदिर में जोर शोर से उठाने का काम करें। और मैं समझता हूं कि 2024 का विधानसभा चुनाव इस राज्य के लिए अच्छे लोग चुन करके जाएं, और जो विकास की गति अभी तक धीमी है इस राज्य में, या फिर मैं कहूंगा कि उसको गतिशीलता प्रदान करने के लिए अच्छे और कर्मठ लोग, तो राज्य का विकास और अच्छे से होगा, तीव्र गति से होगा। और आम जनता से भी अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जात पात, ऊंच नीच और धर्म के चश्मे से ना देख करके व्यक्तिगत उसकी क्या विचारधारा है, कितना संकल्पित समर्पित भाव से वो कार्य करना चाहता है, नौजवानों की पीड़ा को कितना समझता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए अच्छे व्यक्तित्व का चयन करना शहरवासियों की जिम्मेदारी बनती है। और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में और अच्छे नौजवान लोग विधानसभा में जाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, और भगवान बिरसा मुंडा जी की जो पावन धरती है, इसको और विकास की जो किरणें यहाँ पर अभी तक पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक किरण पहुंचे विकास की, इसके लिए लोग कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या 2024 में अमरप्रीत सिंह काले का उम्मीदवारी के रूप में देखा जाए, क्या इस बार आप रहेंगे
मैं पिछले 32 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिला, युवा मोर्चा में कार्य करने का अवसर मिला, पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे दायित्व मिला, काम करने का मौका मिला और कई प्रकार के दायित्व जो है पार्टी ने मुझे समय समय पे दिए हैं। निश्चित रूप से शहर की जनता अगर चाहेगी, जो यहाँ के नौजवान हैं, हमारे परिवार को यहाँ 100 बरस से ज्यादा हो गए जमशेदपुर की जनता के साथ जुड़े हुए, और मैंने अपने जो मेरी उम्र है लगभग मैं आज 53 वर्ष का हो गया और मुझे लगता है कि लगभग 35-32 वर्ष हो गए हैं। मैं समाज के लोगों के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अन्य क्षेत्रों में भी हमेशा से उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। लोग चाहते हैं, हमारे जो नौजवान साथी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, उनके लिए एक आवाज बनूं। तो मैंने पहले भी कहा, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। अगर समय, कालखंड और जनता, लोग और बाकी जो आबो हवा है, आवाज रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, स्नेह रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं एक जनता की और ज्यादा बढ़ चढ़ करके सेवा कर सकूंगा, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन ये सवाल हमें बार बार इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है, हम चलते हैं 2019 में बड़ी जोर से चर्चा थी और आपके लोग तैयारी भी कर रहे थे कि इस बार 2019 में पूर्वी विधानसभा से आप कैंडिडेट होंगे। लेकिन अचानक राजनीति में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सरयू राय जी का पूर्वी में आगमन होता है, आप पीछे हटते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। जब रिजल्ट आता है तो देश के अखबारों में और तमाम ये चर्चा होती है कि भाई सरयू राय जी की जीत और रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री उनकी हार में आपकी भूमिका है। इसके बाद पार्टी से निष्कासन भी किया जाता है। सच्चाई क्या है? और इसलिए कहा जा रहा है कि 2019 में नहीं लड़े, लेकिन 2024 में पक्का आप लड़ेंगे। एक बुरे 2019 की जो बात आप करेंगे, सरयू राय जी चुनाव लड़े, मैं पीछे हटा और इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तब सरयू राय जी पार्टी में थे। हमारे पार्टी के बहुत ही सम्माननीय और कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के धनी है सरयू राय जी, और हमारे जमशेदपुर पश्चिम से हमारा नेतृत्व भी कर रहे थे। और आपको जैसा ध्यान होगा, चुनाव के दौरान उनका टिकट कटा पश्चिम से, हालांकि वो सिटिंग कैंडिडेट थे, और उन्होंने अपना मन बनाया कि जमशेदपुर पूरब से माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना है। तो उसमें माननीय सरयू राय जी का पश्चिम से टिकट कटना, उनका पूर्वी की ओर आना, चुनाव लड़ना, और उसमें यह कहना है कि उसमें मेरा कहीं रोल था या मैंने कोई भूमिका अदा की है। देखिए, जमशेदपुर की जनता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, आप प्रेस वाले सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उसमें मेरा नाम लगाना और मुझे पार्टी से निष्कासित करना, मैं आज भी अपने आप को पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और आने वाले भविष्य में भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरे जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता हैं, वो मुझको बहुत स्नेह देते हैं आज भी। हालांकि अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं निष्कासित, मुझे आज तक कभी कोई 100 कौस नहीं पूछा गया, मुझे कारण नहीं बताया गया कि मेरा ऊपर क्या दोष है, मुझे आज तक अपने दोस्त के बारे जानकारी नहीं है। मैंने उचित माध्यम से सभी लोगों के तक बात रखी और मुझे पूरा उम्मीद है, बहुत बड़ी वट वृक्ष है, पार्टी है, और अगर मेरे साथ कहीं अन्याय हुआ है तो न्याय होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। मुझको निष्कासन का जानकारी अखबार के माध्यम से हुआ है, आज तक कोई कारण हमसे पूछा नहीं गया, ना मुझको आज तक निष्कासन का पत्र पार्टी के द्वारा प्राप्त। चलिए, आप इन सवालों को जरूर आप अपनी भूमिका को लेकर, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और याद दिला देते हैं। 2014 में चलते हैं। 2014 में विधानसभा का चुनाव होता है, बीजेपी की विधानसभा में जीत मिलती है और उस समय अर्जुन मुंडा जी को माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के, इसलिए कि पहले भी वो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो जनता प्रबल दावेदार के रूप में उन्हें मानती थी। लेकिन वो विधानसभा चुनाव हारते हैं, रघुवर दास जी चुनाव जीत मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही आपका एक तरह से मुश्किल समय शुरू हो जाता है। पहले आपको संगठन के जो प्रदेश प्रवक्ता आप सालों से उस पद से हटते हैं, फिर कार्य समिति से आपको हटाया जाता है, फिर बाकी जगहों से भी आपका जो पार्टी में जो भी उपस्थिति है वहां से आप सीधे गायब हो जाते हैं। एक वीडियो वायरल होता है जब 2019 आता है, धीरे धीरे आप लोगों की खटास जो रिश्ते हैं उसके बारे में, कि दुर्गा पूजा का पंडाल का मंच होता है, आप वहां पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंचते हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही वो मंच पर चढ़ते हैं, बाकी लोगों से हाथ मिलाते हैं, उस मंच पर फिर आप बैठे हैं, पीछे
आपसे नजर मिलता है और वापस चले जाते, जिससे पता चलता है कि आपके और उनके बीच में रिश्तों का क्या खटास था। आपका इशारा माननीय रघुवर दास जी की तरफ है कि उस दिन दुर्गा पूजा का आयोजन था विद्यापति नगर में, और उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पे उपस्थित, और माननीय रघुवर दास जी वहां पर आए। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि वो मुझे देख करके चले गए। हालांकि वीडियो में कुछ इस प्रकार का दृश्य आता है कि मैं मंच पे हूं और जैसे ही वो एक कदम मंच पे चढ़ते हैं, मुझे देखते हैं और वापस हो जाते। लेकिन उसमें ऐसी सत्यता नहीं मानता हूं। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, हम सब कार्यकर्ताओं के वो गार्जियन भी होता है, और निश्चित रूप से दुर्गा पूजा का समय था, वो काफी व्यस्त रहे होंगे, हम ही व्यस्त थे। मुझे याद है उस दिन मुझे लगभग दर्जनों जगह पे जाना था। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मुझे देख करके वो यू टर्न लेकर के गए हैं, जैसा कि अखबारों में और बाकी चीजों में दिया था। हमारे सीनियर नेता हैं माननीय रघुवर दास जी, और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, और अभी गवर्नर हैं उड़ीसा के, और मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई सत्यता है। और जहां तक बात है कि 14 से 19 तक मुख्यमंत्री बने तो मुझे पद से पदमुक्त किया गया, तो देखिए ये एक कार्य संस्कृति होती है पार्टी की। पार्टी अपने तरीके से कार्य करती है। हम आज जो भी है मान सम्मान दिया, पार्टी ने ही दिया। तो मुझे प्रवक्ता पद से हटाया, कार्य समिति से हटाया, और मुझको जो भी आप चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं मानता हूं अगर मुझको प्रवक्ता पद से नहीं हटाया होता तो किसी और को प्रवक्ता पद नहीं मिलता। मैं 8 साल प्रवक्ता रहा पार्टी का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि पार्टी के लोग हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं, और मैं भी पार्टी का एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हूं। ये सब बातें में बहुत ज्यादा सत्यता नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब बड़े लोग नेतृत्व करता होते हैं तो उनके आंख, नाक और कान जो उनके आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो लोग अपनी नजर से नहीं देखते, दूसरी की नजर से देखते हैं, अपने कान से नहीं सुनते, दूसरे की कान से सुनते हैं। इन चीजों पे कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित लोग कर देते हैं, और बड़े लोगों का जब नजर बदल जाती है किसी कार्यकर्ता के ऊपर, तो कार्यकर्ता जो है वो बहुत असहज हो जाता है। इसलिए बड़े लोग चाहे जो भी हो, उनको आंख कान का ध्यान रखते हुए अपने व्यक्तिगत आधार पे निर्णय करते हुए किसी के साथ में भेदभाव या कुछ करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे घर का ही बड़ा गार्जियन हो। मुझे लगता है कि ये सब जो बड़े होते हैं उनको बहुत चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जब आपसे हमने पूछा कि चुनाव में आपकी भूमिका इस तरह की, हालांकि एडिटोरियल छपा, अखबारों में छपा कि भाई आपकी एक भूमिका रही और इसीलिए खमियाजा आपको भुगतना पड़ा, मैं थोड़ा सा और आपको कहता हूं। अमरप्रीत सिंह काले को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी उनके नजदीकी और करीबी माना जाता है, उसका कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? देखिए, फायदा नुकसान की बात, मैं अमरप्रीत सिंह काले ने कभी व्यक्तिगत रिलेशन पे फायदा नुकसान नहीं देखा। अगर मेरा किसी का साथ रिलेशन है तो कितना नुकसान हो जाए मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं जिसके प्रति एक सम्मान की दृष्टि से रहता हूँ, जीवन भर रहता हूँ, लॉयल हूं तो हूं, लेकिन हाँ, दूसरे के प्रति दूसरा कोई अगर नेतृत्व करता है उसके प्रति भी मेरे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, किसी के साथ आपका रिलेशन बनता है, आप अर्जुन मुंडा जी का नाम लिए, अर्जुन मुंडा जी के साथ में मेरे रिलेशन डेवलप है, आज भी है, जीवन भर रहेंगे। एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे नेता है, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। प्यार और स्नेह का कोई भी कार्यकर्ता भूखा होता है। मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं जहां तक देखता हूं राजनीति के क्षेत्र में वैसा व्यक्ति बहुत अपवाद हो, बहुत कम लोग होते हैं। बड़ा हृदय का व्यक्ति, कभी किसी के खिलाफ बोलना नहीं, और खिलाफ बोलने वाले को सुनना भी नहीं, वो टोक देते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में, उनके साथ 25 साल के बहुत ही करीबी संबंध रहे हैं। हमारे अभिभावक हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने पार्टी में। हम लोग कभी भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर आता है, कोई बात कर रहा है, कोई नेगेटिव किसी के बारे में, मैंने देखा है उनको टोकते हुए हमेशा कि ये बात मेरे सामने मत करिए। इसलिए अर्जुन मुंडा जी का व्यक्तित्व जो है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ही श्रद्धा से मैं उनको मानता हूं। जीवन भर उनको जो मेरा उनके साथ रिलेशन है उसे रहे। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि 5 साल से अधिक आपका निष्कासन का हो गया, केंद्र में वो अभी मंत्री रहे, केंद्र वो चाहते तो 5 साल बाद भी आपकी निष्कासन वापस नहीं हो पाई, इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि क्या कभी इस बातों को लेकर, इसलिए कि आप उनके हैं, वो केंद्र में थे, वो तमाम जो है संगठन के लोग से, प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, आपकी वापसी क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये आपको जानकारी कैसे हुई कि उन्होंने कभी बात नहीं की होगी? लेकिन वापसी नहीं हुई, इसलिए पूछना पड़ा। वापसी, देखिए, मैं तो मानती ही नहीं हूं मैं पार्टी से बाहर हूं। अभी लोकसभा चुनाव में भी हमारे माननीय कई हमारे
नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, सभी सीनियर लोग घर में आए, मैं उनके घर गया, बात किया। लोकसभा चुनाव में भी अभी किसी ने भी मुझे ये कहा कि आप निष्कासित हो, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना। आपको निष्कासन का पत्र मिला? मैंने बोला नहीं मिला। आपको कोई कारण पूछा क्या? मैंने नहीं पूछा। आप निष्कासित नहीं हो। और आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल के कोई भी कार्यक्रम में आपको लगा कि मैं निष्कासित हूं? आपको लगा? किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में और बाकी चीजों में मैं अग्रणी भूमिका आज भी निभाता हूं। और जहां तक रहा अर्जुन मुंडा जी ने प्रयास किया कि नहीं किया, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। वो अर्जुन मुंडा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो मेरा नहीं, वो सभी कार्यकर्ताओं का बहुत स्नेह देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी इन सवालों को निष्कासन को लेकर आप कहें, मेरा इसलिए कहना है, एक तो आप कंफ्यूज करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी से निष्कासित, हालांकि ये जो पत्र आया 5 साल पहले आप निष्कासित हुए, अब जब लोकसभा 2024 का चुनाव आता है, आप सांसद के लिए प्रचार करते हैं, आप जो है पदयात्रा करते हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर जमशेदपुर में जितने भी कार्यक्रम पार्टी स्तर के, उसमें आप हिस्सा नहीं लेते। केंद्र में दिल्ली जाते हैं, आप मिलते हैं, प्रदेश के नेताओं से मिलते हैं। ये समझ में नहीं आता कि निष्कासित हैं या नहीं है। तो ये राजनीति थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, हम लोगों को भी कर रही है, हो सकता है आपके बाकी लोगों को। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। सवाल बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है कि मैं पार्टी के कार्यक्रम में, मुझको देखिए, कहीं किसी भी कार्यक्रम में जहां भी मुझको बुलाया जाता है पार्टी फोरम में, मैं वहां सहर्ष जाता हूं और जाता रहूंगा। जहां कभी भी मुझको निमंत्रण नहीं मिलता है, जहां पर मैं डिजर्व नहीं करता हूं जाना, कि मैं अभी पद पे नहीं हूं, तो कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर मुझे बुलाना वाजिब नहीं होता है संगठन के लिए, वहां मैं नहीं जाता हूं। जहां पर चुनाव में काम करने की बात है, मैंने बड़ी संख्या में दीवार लेखन का कार्यक्रम किया अपने माननीय सांसद विद्युत महतो के लिए। मैं पार्टी निर्देश पे मैंने भरपूर प्रचार किया और आपने रिजल्ट भी देखा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से जीते भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी संगठन के लोग, जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी सबसे मिलना जुलना होता है, व्यक्तिगत संबंध है, सार्वजनिक रूप से हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में आते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी के जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं, सब बहुत आत्मीय संबंध हमारे साथ रखते हैं। सांसद जी लोकसभा चुनाव में आए थे आप? हाँ, सांसद जी के बारे कई बार बात हुई, कई बार मुलाकात हुई। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग कई बार मिले और उनका जो भी सुझाव रहा, उनका जो आदेश रहा, उनका जो निर्देश रहा सांसद जी का, हम लोगों ने उसको पालन किया और हम लोगों ने प्रयास किया कि कहीं से भी हम लोगों ने कुछ अच्छा और बेहतर कर सके, हम लोगों ने किया है। हमें पूरा विश्वास था कि सांसद जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और जीते हैं। फिर विधानसभा की तरफ हम लौटते हैं और बात करते हैं कि विधानसभा का टिकट अमरप्रीत सिंह काले को मिलता है तो समीकरण क्या होगा। और जो समीकरण है, मान लीजिए जो लोग नाराज हैं या पार्टी के अंदर कई तरह का गुट हो, तो एक समीकरण होगा जो आपके हराने के लिए काम करेगा। आप कौन से समीकरण ऐसा लेकर चलेंगे जो अपनी जीत की पेशकश करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर मुझको उम्मीदवार के रूप में बनाएगी तो मैं आप सभी जनता से कहता हूं, जनता का प्यार और आशीर्वाद और स्नेह से रिकॉर्ड वोट से यहाँ से हम जीत करके राज्य हित पे, जमशेदपुर के हित पे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सपना है, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और मेरी जब से मैंने होश संभाला है, आप जानते हैं, मैंने हमेशा जनता के बीच में ही रहना पसंद किया। यहाँ की जनता, जमशेदपुर की जनता मेरी आत्मा है, मैं सच बताता हूँ। और मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि हम उस बिहार में जन्म लिए और हमें बहुत, जब भी हम दिल्ली या कहीं जाते हैं, लोग तुरंत कहते हैं कि आप बिहारी सरदार हो, क्योंकि हमारा ऐसे टोन जो है वैसा होता है। तो हमें बहुत फक्र होता है कि मैं बिहारी हूँ और अब भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से जाना जाता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी की पावन धरती के हम लोग हिस्सा हैं और मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। मैं मानता हूं आपने जिस जगह पे जन्म लिया है, कर्म भूमि, और उस भूमि को आप जितना ज्यादा वहां दे सके, जितना भी दे दें उतना कम है। मेरी इच्छा रहेगी, अगर महादेव की इच्छा रही, वाहिगुरु की इच्छा रही, जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा, अगर आने वाले समय में पार्टी ने मुझको अवसर दिया या जनता का मुझको प्यार और आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम मैं कर सकता हूं, ऐसा मुझको विश्वास है, ईश्वर की कृपा रही तो। दावेदारी पेश करेंगे पार्टी की तरफ से? निश्चित रूप से मेरी दावेदारी थी, नहीं, मेरी दावेदारी थी, है और रहेगी। पार्टी अगर जनता का जो जमशेदपुर का आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, निश्चित रूप से मैं उसको मानूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं यथासंभव प्रयास करूंगा उनके सपनों को, उनके उम्मीद को, उनके ट्रस्ट को मैं अक्षुण्ण रखते हुए कार्य करूं। एक सवाल मेरा यह है कि अमरप्रीत सिंह काले को विधायक क्यों बनना चाहिए? और दूसरा, जो 35 सालों का, जो 30 सालों की आपकी राजनीति की रहा,
बहुत सारे लोगों को आपने मदद किया होगा, बहुत सारे लोग आज पार्टी में विधायक हैं, सांसद हैं, आज वो आपके जब आपकी जरूरत है तो आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो कभी नहीं, शिकायत ऐसी है देखिए क्या है कि आपने ठीक कहा। जब कभी भी पार्टी ने मुझको ये जिम्मेदारी दी, नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, मैंने बहुत ही तन मन धन से मैंने लोगों के लिए काम किया है, और उसका देखिए फल उस व्यक्ति से मुझे मिलेगा ऐसा नहीं है। वो एक आप जो काम करते हैं वो जनता देख, और जनता ही निर्णय लेती है, जनता ही आपको क्या उसको होता है, थर्मामीटर वही है। हम क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, हम कितने शिद्दत से लोगों के साथ जुड़ कर करके उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं या रहना चाहते हैं, ये सब जनता तय कर। समय समय पर हमने जो कार्य किए वो भी जनता जानती है। आज लगभग 25-30 वर्ष हो गए, मैं जो भी काम कर रहा हूं अपनी इच्छा से कर रहा हूं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आज से 24 साल पहले हर हर महादेव सेवा संघ की संस्था का गठन किया था, और 24 साल पहले 10,000 कंबल जरूरतमंदों लोगों के बीच जो वितरण करने का, सेवा करने का जो मौका प्रभु ने दिया, उसको मैंने जारी रखा। 24 वर्ष हो गए, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, चुनाव लड़ने का जो बात मन में है, मुझको ऐसा लगता है कि अगर जनता का एक बहुत दबाव है, कार्यकर्ताओं का दबाव है, जो लोग साथ में जुड़े हैं उनका बहुत दबाव है, मुझे लगता है कि अगर मौका मिले मैं उससे ज्यादा काम कर सकता हूं, 5 गुना 10 गुना और ज्यादा काम कर सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में मुझे निश्चित रूप से अवसर प्रदान होगा, और जो जमशेदपुर की जनता है उनके आशीर्वाद से मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, ऐसी मेरी इच्छा रहेगी। लेकिन बाकी होना वही है, जो हुई है वही, जो राम रची राखा। ये बात अब चलिए, आपने भाग्य और एक ही बात की, और सच्चाई भी है कि राजनीति में कब कैसा समय रहता है। थोड़ा आपकी जो काम काज है उसको लेकर रहा, जैसे हमने 3 संस्थाओं के बारे में हमें जानकारी हमने बताया। आखिर ये जो अर्पण है, नमन है, और एक संस्था जो आपकी हर हर महादेव संघ, ये क्या कुछ काम करती हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सबसे पुरानी संस्था है हमारी, जो कि शहर वासियों के बहुत प्रिय संस्था है। उसका नाम है हर हर महादेव सेवा संघ। ये संस्था लगभग 24 वर्ष हो गए। सावन का महीना बस मुझे लग रहा है कल परसों से प्रारंभ हो रहा है। सावन के महीना में, सावन के पावन महीने के अंतिम सोमवार महादेव जी की स्तुति गान के लिए बहुत ही भव्य गरिमामय भजन संध्या का आयोजन 24 वर्ष, जिसमें विख्यात भजन गायक लखबीर सिंह लखा, भरत शर्मा व्यास, कल्पना पटवारी, माननीय अवस्थी, मनोज तिवारी जी 9 साल इस भजन संध्या में आए हैं। आपका कैलाश खेर, अनूप जलोटा, ऐसे तमाम नामचीन, पवन सिंह, नामचीन भजन गायक सावन के अंतिम सोमवार के इस भजन में लगभग 20-25 हजार लोगों का। और इसमें हम लोग विश्व कल्याण के साथ साथ शहर वासियों के आपसी भाईचारे के प्रतीक के रूप इस आयोजन को लोग इसको ग्रहण करते हैं। साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजन होना, गुरुद्वारा बस्ती के हमारे जो बचपन के काल के जो हमारे मित्र हैं, उसमें अधिकांश हमारे सिख परिवार से भी लोग बिलोंग करते हैं। वो हमारे इसके संस्थापकों में से जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो एक परंपरागत तौर पे तो लोग बहुत सराहते हैं, मिसाल पेश करती है। हम नेगेटिव चीजों को तो जब कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज करना और उसका आगाज दूर तक जाए, उसका एक उदाहरण के रूप में लोग देखें, इस भाव के साथ में बहुत ही भव्य आयोजन होता है। 24 वर्ष हो गए। ये आगामी 19 अगस्त को अभी इसका 24वां वर्ष कार्यक्रम का आयोजन है। हर हर महादेव सेवा संघ के बैनर से हम हर साल जो जरूरतमंद हमारे बुजुर्ग हैं, गाँव में देहातों में जाकर 10,000 कंबल सेवा वो हम लोग आपसी सहयोग से करके उसको हम लोग वितरण करते हैं। हर साल 10,000 कंबल, ये हो गया हर हर महादेव सेवा संघ का। इसके अलावा गरीब बच्चियों का विवाह कराना, कोरोना काल में सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने किया। महीनों भर हम लोगों ने घर घर तक लोगों को राशन, भोजन, हमारे कार्यकर्ताओं ने जान की बिना परवाह किए, शहर की जनता जानती है, बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महादेव जी की बहुत कृपा रही। एक हमारी संस्था है, उसका नाम है अर्पण, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रूप में हम लोगों ने उसका रक्त संग्रह करते हैं। किसी भी निजी संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाना सबसे बड़ा कार्यक्रम वो होता है। और प्रचंड गर्मी में हम ब्लड बैंक के अनुरोध पे हम उसका आयोजन करते हैं। सालों भर पूरे कोल्हान के लोग निःशुल्क रक्त उनको सेवा हम प्रदान करते हैं। हम फ्री एम्बुलेंस सेवा देते हैं, कई वर्ष हो गए फ्री एम्बुलेंस सेवा देते हैं। सभी ऐसी पुण्य आत्माएं जिन्होंने इस राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको हम नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि हम मनाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी एक व्यक्ति और एक छोटे से संगठन के द्वारा तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, अपनी मां भारती के सम्मान में निकलने वाली वो देश की
सबसे भव्यतम और गरिमामय तिरंगा यात्रा है, जो आपका प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को हम इसको आयोजित करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस के अवसर पे। और ये नमन संस्था का जन्म तब हुआ, गठन तब हुआ, जब जेएनयू में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के जब नारे लगे, उसके प्रतिशोध में मां भारती का जय घोष होगा, वंदे मातरम कहेंगे। उसमें आप देखेंगे मेरी तिरंगा यात्रा में कोई जात, कोई धर्म, कोई राजनीतिक दीवार नहीं होता। हमारी इस अखंड तिरंगा यात्रा में सभी राजनीतिक दल के लोगों का समन्वय रहता है, सभी धर्म के लोगों का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। सबसे ज्यादा स्वागत मां भारती का रथ का कहीं होता है तो मुस्लिम बस्ती में, आप जानते हैं, मोहम्मदन लाइन में हो। लोग हजारों की संख्या में, चिलचिलाती धूप में, हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारी माताएं उसका प्रतिनिधित्व करती हैं और पूरे विश्व को यह संदेश देते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए हम अगर कोई मां भारती के टुकड़े होने के नारे लगाएंगे तो एक साथ मिल करके हम मां भारती का जय घोष करेंगे। और मां भारती का रथ ही उसका प्रतिनिधित्व करती है। 16 में हमने प्रारंभ किया था, ये 2024 जो पार हुआ है, इसमें 23 मार्च को ये 9वां वर्ष आयोजन था। और पूरे विश्व को एक संदेश देने के साथ आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, आपसी एकता, जहां मां भारती का नाम आएगा, जहां तिरंगे का नाम आएगा, वहां हम सब एकजुट है। कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई विवाद नहीं। हमने हमेशा प्रयास किया कि उसको सभी लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें रहे, सभी लोगों का समन्वय रहे, एक समरसता का माहौल रहे और एक विचारधारा की जीत हो, जिससे मां भारती का यश, मां भारती का, संतों का, गुरुओं का, पीरों का, फकीरों का जो एक दर्शन रहा है कि मां भारती को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना, उस सपने के साथ लेकर करके हम इस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत अद्भुत कार्यक्रम होता है 23 मार्च को अखंड तिरंगा यात्रा। सवाल है कि सामाजिक जो काम है आप संस्थाओं के माध्यम से तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है कि भाई जो राजनीतिक आदमी, जिसको राजनीति करना है, वो सिर्फ सामाजिक काम, कंबल बांटना करता है, रक्तदान करता है, तिरंगा यात्रा लगता है, आंदोलन नहीं निकालता, किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करता, कोई बयान नहीं देता है, तो फिर चुनाव कैसे आप? मैं सबसे अलग, मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, आज कामों से तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैं अगर कल विधायक भी बनूंगा या मौका मिला ना मिला, लेकिन अगर चुनाव भी लड़ूंगा, मैं आपको आज भी बता दे रहा हूं ऑन कैमरा, मैं किसी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। व्यक्तिगत आलोचना पे मैं विश्वास ही नहीं करता। हाँ, मैं जहां पर विचारधारा की बात होगी वहां पर जरूर करेंगे। अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्ति मैं हूं, इसलिए मैं उसको डेवलप करने के लिए मैं ऐसा कोई काम करूं कि लोग मुझको माने। मैं मानता हूं मैं राजनीतिक व्यक्ति हुई ही नहीं, मेरे अंदर में कोई राजनीति का गुण ही नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ये आपकी मजबूती है या कमजोरी? नहीं, मैं इसे अपनी कमजोरी भी मानता हूं, मैं इसको अपनी मजबूती भी मानता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं, ये मेरी कमजोरी है। राजनीतिक व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मुद्दों के सहारे वो हमेशा चर्चा में बने रहे। देखिए, मुद्दे वो छेड़छाड़ करते रहता है। देखिए, आप इन तमाम मुद्दों से जब किनारे कर लेंगे, देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। मुद्दे हमने हमेशा उठाए, नशा का, हमेशा नशा के खिलाफ मैंने कई बार कई मंचों पे मुद्दा भी उठाया, बेरोजगारी के खिलाफ उठाया, मैंने नक्सल के खिलाफ उठाया है, मैंने जाति भेदभाव के खिलाफ उठाया है, उठाते रहा हूं। लेकिन क्या है, देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा और हमारे क्षेत्र के विधायक कौन रहे? हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे। क्या होता है कि आपको कई बार आप अपने गति को गति नहीं प्रदान करते हैं, सामने वाले को, किसी को खराब ना लगे। मतलब आप इसलिए इन सवालों से आप बचेंगे, इसलिए कि सवाल फिर वही आएगा कि भाई प्रतिनिधित्व नहीं, तो क्या है ना कि तब माननीय, देखिए क्या होता है कि जब हम एक संस्कारों से बधे हुए कार्य करता है, हमें अगर कोई मन भी है, इच्छा भी है, लेकिन पार्टी तय करती है घुमा फिरा करके कि कब। देखिए, मैंने कई बार कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता है तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है और कार्यकर्ता जो होते हैं उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। पार्टी किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देती है। हाँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है पीछे मुड़ के देखे, कार्यकर्ता जो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़े, उसे आगे लेकर के चले, वो होता है स्टेट्समैन, वो होता है प्रतिनिधित्व करता। विधायक बनना, सांसद बनना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है कोई व्यक्ति अगर पीछे मुड़ करके किसी का उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ आगे भी लेकर के चलता है, तो मैं मानता हूं कि वो एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहां तक रही बात मुद्दों की, हमेशा मैंने मुद्दे उठाए हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में भी जो मुद्दे सामने में आएंगे उसको जरूर हम उठाएंगे। मेरे सामने सबसे बड़ा मुद्दा आज भी है, मैं मानता हूं कि हमारा शहर में
बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी एक समस्या है। नशाखोरी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका निदान होना चाहिए। कल को अगर मुझे अवसर मिलेगा तो आप देखेंगे इसके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको सामने देखने को मिलेंगे। आपने जो मुद्दे बताए ये सारे जरूरी मुद्दे हैं और पूरे देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो या नशाखोरी हो। लेकिन जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक मुद्दा है जो 25 सालों से अनसुलझा हुआ है। जो भी आता है उस पहले उसी कसौटी पर उसे चढ़ाकर, और वो मुद्दा है मलिकाना हक का। वो मुद्दा है केबल कंपनी चालू कराने। आपकी क्या समझ है इन मुद्दों को लेकर? और ये मुद्दे जब आपके सामने भी आएंगे, आप इस शहर से, ऐसा नहीं कि इन मुद्दों से वाकिफ आप नहीं है। देखिए, इससे पूर्व के जो हमारे नेतृत्व करता रहे उन लोगों ने मालिकाना हक पे कई बार आवाज अपनी उठाई है, बुलंद की है कि मालिकाना हक एक बहुत संवेदनशील विषय है, लोगों का अधिकार है, उनको उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर के कल को अगर मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से इसे मैं अंजाम तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो आपने काफी वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बेबाकी से जवाब देने की कोशिश की, हालांकि कई सवालों को आपने टाल दिया, लेकिन फिर कभी हम बैठेंगे और इन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे अमरप्रीत सिंह काले विधानसभा की चुनावी चर्चा में, और तमाम वैसे सब जो संभावित यहाँ हमें लग रहा है कि जो इस मैदान में उतरने वाले हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और आपको भी इससे जुड़े अगर कोई सवाल है, आपको लगता है कि वो सवाल पूछनी चाहिए, चाहे उस पर बात होनी चाहिए उन संभावित कैंडिडेटों से, इसलिए कि अभी जब तक घोषणा नहीं हो जाती है, तो आप उन सवालों को कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, ताकि उसी के अनुसार से ये बातचीत और उन सवालों को आगे रखा जाएगा। सोशल संवाद टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने सहयोगी, तमाम हमारे जितने भी सहयोगी हैं, उनके लिए सभी को आभार, इसलिए कि बहुत लंबी टीम है और इसलिए सबका नाम लेना अभी मुनासिब नहीं है। तो आप देखते रहिए सोशल संवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।